बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शमशेर खान और वी विल टॉक अबाउट मलेरिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे मलेरिया पे, और मलेरिया के साथ जो रिलेटेड टॉपिक है उस पे भी हम बात करेंगे। तो जो टॉपिक है रिलेटेड वो है विद मलेरिया, इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया का तारुफ क्या है, एंड द सेकंड वन इज़ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया कैसे मुंतकिल होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होता है, या ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे मुंतकिल होता है ट्रांसमिशन। और रिस्क फैक्टर, ये भी एक टॉपिक है हमारा। रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि जो ख़तरे के अवामिल है जिसकी वजह से बहुत ख़तरा बढ़ जाता है मलेरिया होने का या मलेरिया लग जाने का। एंड द फोर्थ वन इज़ साइन एंड सिम्टम्स, यानी मलेरिया के पेशेंट में या मलेरिया के जो मरीज़ होते हैं उसमें कौन से अलामात होते हैं जो मलेरिया की वजह से होते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ डायग्नोजिंग मीन के लेबॉर्ट्री तशख़ीस कैसे करेंगे कि जब एक पेशेंट को लाया जाता है इसी साइन सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे हॉस्पिटल में या लेबॉर्ट्री में, कैसे डायग्नोस करेंगे कि एक पेशेंट को मलेरिया है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिवेंशन का मतलब ये है कि रोकथाम, हाउ वी विल सेफ और सेल्फ, या हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे, अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे मलेरिया से। तो लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की जो इंट्रोडक्शन है कि दिस इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ये मलेरिया जो है एक सीरियस डिजीज़ है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। इसमें ज़िंदगी के लिए ख़तरा, ये ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकता है अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए। और ये जो इसका काजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी मलेरिया हमें होता है एक पैरासाइट की वजह से, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसकी वजह से ये मलेरिया होता है। हम बाद में पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये कैसे हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून के नालियों में ये कैसे आता है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी मलेरिया मेनली अफेक्ट्स लीवर एंड आरबीसीज, जो हमारा जिगर है, जो हमारा लीवर है और आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जो हमारे खून के सुर्ख खलिए है, उसको अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। ये शॉर्ट हमने बात की मलेरिया के हवाले से, लेकिन मैं एक और बात बताऊं कि ग्लोबली यानी एक साल में तकरीबन 400 मिलियन जो लोग हैं वो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, उनको मलेरिया हो जाता है। और 2 मिलियन वर्ल्ड वाइड, यानी 2 मिलियन लोग ये उसकी डेथ हो जाती है मलेरिया की वजह से। इसीलिए इट इज़ वेरी सीरियस इन्फेक्शन, सीरियस डिजीज़, तो इसका बर वक्त इलाज किया जाए। अब हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ या टाइप्स ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम के कौन सी स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम के कौन से टाइप्स है। तो बेसिकली देयर आर 5 species of plasmodium. So the first one is Plasmodium falciparum, which is the most common species और which is very danger, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, ख़तरनाक है और मोस्ट कॉमन है Plasmodium falciparum. And the second one is Plasmodium vivax, the third one is Plasmodium ovale, and the fourth one is Plasmodium malariae, and the fifth one is Plasmodium knowlesi. ये 5 इनके स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम के, जो कि डिफरेंट साइन एंड सिम्टम जो ना काज करते हैं हमारी बॉडी में जब एंटर होता है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा डेंजर वो क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ओके, सो हम बात करते हैं, अब ये हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि ये मलेरिया जो है ना ये क्या करता है, कौन सा डिजीज़ है, कैसे लगता है, हमने इसके हवाले से बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया कैसे जो ना ट्रांसफ़र होता है या मलेरिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसकी मुंतकिली कैसी होती है। सो देयर आर 4 रूट्स, यानी 4 तकरीबन ज़्यादा जो मेनली इसमें बात है। एक तो मस्कीटो की है जो मच्छर के ज़रिए जो ना ये जो ना मुंतकिल होता है, लेकिन 4 रूट्स है या 4 तरीके हैं जिसकी वजह से मलेरिया क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। सो हम पढ़ते हैं कि द बाइट ऑफ मस्कीटो, बाइट ऑफ मस्कीटो यानी मैंने डेंगू के लेक्चर में भी बताया था कि जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को एक मस्कीटो, इस मस्कीटो का नाम है
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये जब एक इन्फेक्टेड मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वह वो अपने स्लाइवा में यानी अपने मुंह में या माउथ में उठा लेता है मलेरिया को, प्लाज्मोडियम को, वह वो मैच्योर हो जाता है कुछ रिप्लिकेशन की वजह से। वहाँ पर वो मैच्योर होके फिर जब एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वो उसमें इंजेक्ट करता है, वो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो उसी ह्यूमन में या उस पर्सन में चला जाता है जो नॉन इन्फेक्टेड होता है, और फिर वहीं से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम खून की नालियों में चला जाता है, सीधा जाके हमारे लीवर में चला जाता है, और लीवर में इसकी रिप्लिकेशन होती है, ये मैच्योर होते हैं और फिर ये दोबारा आते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो एक तो लीवर को डैमेज करता है, और सेकेंडली जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो दे अटैक ऑन आरबीसीज, ये आरबीसीज के ऊपर अटैक करता है, और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। सो ये जो ना करता है हमारे बॉडी में, यही डैमेजिंग करती है एक लीवर और एक आरबीसीज की। ओके, सो द सेकंड थिंग इन ट्रांसमिशन इज़ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर एक पेशेंट वो सिक है और एक पेशेंट है अगर उनकी खून की कमी है, या ड्यूरिंग सर्जरी कोई डॉक्टर एडवाइस करता है किसी पेशेंट को कि आप ब्लड लगवा दें, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दें, तो जब वो इंसान या वो शख्स जब उसको ब्लड दे देता है और वो मलेरियल डिजीज़ पर्सन है, ब्लड देने वाला यानी डोनर की बात करते हैं, तो जब वो उनको ब्लड दे देता है पेशेंट को, और पेशेंट तो नॉन इन्फेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर जो डोनर है उनको अगर मलेरिया है तो वो मलेरिया ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिशन उसकी हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। जब उनको ब्लड लग जाता है तो वो जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो उसी में चला जाता है और उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सेकंड जो ना एक रूट है। एंड द थर्ड वन इज़ डर्टी नीडल्स। वैसे भी ये डर्टी नीडल्स यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि जो नीडल यूज़ हो जाते हैं, लेट फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उनको मलेरिया है, ओके, और फिर जब उसको इंजेक्शन लग जाता है या उसका एक नीडल यूज़ होता है, और उसी नीडल को जब आप दोबारा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को, तो क्या हो जाता है कि वो नीडल के थ्रू एक कंटेमिनेटेड या डर्टी नीडल के थ्रू भी वो जो है ना प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको मलेरिया हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ ड्यूरिंग बर्थ, यानी ड्यूरिंग बर्थ का मतलब ये है कि है और वो प्रेग्नेंट है, एक वोमन है वो प्रेग्नेंट है और उनको क्या हो चुका है, मलेरिया हो चुका है। अब ड्यूरिंग बर्थ बेबी को जो न्यू बर्न बेबी है उनको फ्रॉम मदर टू बेबी वो मलेरिया लग सकता है, यानी उसको ट्रांसफ़र हो सकता है, उनको ट्रांसमिशन हो सकती है। सो दीज आर द फोर वेज, दीज आर द फोर ट्रांसमिशन रूट जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से और इस तरीक़ेकार से क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ वी विल कम टूवर्ड द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मैंने आपको बताया कि ख़तरे के अवामिल, यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके वजह से क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं और हमें मलेरिया हो सकता है। सो उसमें पहली चीज़ जो ना ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग टू द एरिया वेयर द मलेरिया इज कॉमन। हर उस जगह पे जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, हर उस जगह पर जब आप जाते हैं जहां पर मलेरिया कॉमन है। लेट फॉर एग्जांपल इन दिस टाइम आई एम इन रावलपिंडी, मैं अगर रावलपिंडी में हूं और आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर, आई एम ट्रैवलिंग टू कोयटा, आई एम ट्रैवलिंग टू कराची, आई एम ट्रैवलिंग टू पेशावर, और वहां पर वेयर द मलेरिया इज कॉमन, वहां पर मलेरिया कॉमन है, सो दिस इज ए रिस्क फैक्टर, क्योंकि मुझे वहां पर जाके मलेरिया हो सकता है। तो ट्रैवलिंग एक रिस्क फैक्टर में आ सकता है। The second thing is pregnancy. Pregnancy, how the pregnancy, a pregnant woman is a risk factor because the immunity of pregnant woman is less. The changing of immunity, उसकी immunity में जब changes आ जाते हैं तो उनको भी एक risk factor में शुमार किया जाता है कि एक pregnant woman को भी मलेरिया हो सकता है। So ये भी एक risk factor है। And children under 15 year, children under 5 year, वो बच्चे जो 5 साल के हैं उनको भी मलेरिया जल्दी हो सकता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर में है इन्वॉल्व है। और द फोर्थ वन इज़ HIV एड्स पेशेंट, वो मरीज़ या वो पेशेंट जिनको HIV एड्स है, जिनको एड्स है उनको मलेरिया जल्दी हो जाता है, बिकॉज HIV क्या करता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस,
ये एड्स काज करता है, और जिनको एड्स हो जाता है उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और इम्यूनिटी को डैमेज करता है। जो हमारा इम्यूनो सिस्टम है जब वो डैमेज हो जाएगा तो देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर कि मलेरिया जल्दी उनको हो सकता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई ये रिस्क फैक्टर है, उनको जल्दी यानी ख़तरे के अवामिल है कि यहाँ पर मलेरिया जल्दी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया के कौन से अलामात है। ये मैंने पिछले जो डेंगू में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर मलेरिया के थोड़े से डिफरेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया के जो साइन सिम्टम्स है वो कौन से हैं। पहली चीज़ जो है हाई ग्रेड फीवर, यानी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, और बुखार जो ना मतलब हाई ग्रेड टेम्परेचर, उसके साथ स्वेटिंग भी हो जाती है, पसीना पसीना, पेशेंट पसीना पसीना हो जाता है। एंड द सेकंड वन इज़ चिल्स, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी का लग जाना, ये मलेरिया के साइन सिम्टम्स में है कि सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और द थर्ड वन इज़ हेडेक, उनको सर का दर्द बहुत होता है, जो मलेरियल पेशेंट होते हैं या मलेरिया से जो सफ़र होते हैं उस पेशेंट में सर का दर्द बहुत होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ मस्कुलर पेन, जो मसल्स होते हैं उसके साथ साथ जॉइंट, लेकिन मस्कुलर पेन बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा होता है उस पेशेंट में जो मलेरियल पेशेंट है। एंड द फिफ्थ वन इज़ फटीग, फटीग का मतलब यह है कि थकावट का महसूस करना, पेशेंट भारी महसूस करता है, भारीपन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, ये है। 6 नंबर पे नौजिया, नौजिया का मैंने आपको बताया था कि नौजिया का ये मतलब है कि एक होती है वॉमिटिंग, यानी उल्टी का आ जाना। जब उल्टियाँ होती है तो हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उससे क्या होता है कि जब हम जो चीज़ हमने खाई है या जो चीज़ हमने पी रखा है उसको हम जो ना उल्टी की शक्ल में नीचे गिराते हैं, सो दिस इज़ वॉमिटिंग, इसको वॉमिटिंग कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को या मलेरियल पेशेंट को वैसे दिल ख़राब होता है और उसको उल्टी की शक्ल या उल्टी के फॉर्म बनती है, यानी वॉमिटिंग लाइक फीलिंग्स उनको होता है लेकिन उल्टी नहीं होती, सो दिस इज कॉल्ड नौजिया। तो जो मलेरियल पेशेंट है उसको नौजिया भी होता है, उनको वॉमिटिंग भी होता है। एंड द 8 नंबर डार्क यूरिन, डार्क यूरिन इसलिए होता है कि जब आरबीसीज डैमेज हो जाते हैं या लीवर डैमेज हो जाता है तो जो डार्क पिगमेंट यूरिन है जब यूरिनेशन करता है तो पेशेंट ये फील करता है कि बिल्कुल कोक लाइक या पेप्सी लाइक जो ना यूरिन होते हैं वो उसका उसी तरह का कलर होता है, और नीचे जो ना वो उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू मलेरिया। ओके, एंड द 9th नंबर पे क्या है कि एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन कहते हैं कि स्टमक से नीचे जो एरिया है हमारा, इस एरिया पे जब दर्द होता है तो हम किसी डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर मुझे क्या है कि एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल इस एरिया में जो पेन होता है इसको हम एब्डोमिनल पेन कहते हैं। ओके, सो दिस इज द साइन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया विच इज कॉमन। उसमें फिर आगे ये भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, यानी किडनी फेलियर, लीवर फेलियर या स्प्लीन फेलियर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब वो सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि प्लूरल जो होता है पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है कि एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड, हमारे जो लंग्स है जो फेफड़े हैं उसमें जब एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, पानी का जमा हो जाना हो जाता है, सो वी फील डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग, हम सांस लेने में फिर दुश्वारी हो जाती है। और सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है जो दिमाग पे असर करता है, लेकिन वो बहुत जब सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। सो दिस इज द कॉमन साइन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोजिंग ऑफ मलेरिया। हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो डायग्नोजिंग ऑफ मलेरिया है। डायग्नोजिंग ऑफ मलेरिया का मतलब ये है कि अगर कोई एक पेशेंट हो और वो जब आते हैं इन्हीं साइन सिम्टम्स के साथ जो मैंने आपको बताया, इन्हीं अलामात के साथ हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको हम किस तरह तशखीस करते हैं, किस तरह हाउ वी विल डायग्नोज द मलेरिया इन लेबोरेटरी सेटअप, तो चले इसके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जो ना सीबीसी टेस्ट करा दे, और ये यूं समझे कि दिस इज द बैकबोन ऑफ लेबोरेटरी। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये तकरीबन हर पेशेंट का कराया जाता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में डॉक्टर जो ना 2 चीज़ें देखता है, और टू थिंग्स आर रियली एसोसिएटेड विद मलेरिया। जो मलेरिया के साथ एसोसिएटेड है वो है, एक तो ल्यूकोपीनिया है, मैंने डेंगू में भी बताया था और मलेरिया में भी बता देता हूं कि ल्यूकोपीनिया का मतलब यह है कि जब WBC जो हमारा इम्यूनो सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, WBC काउंट जब लो होना शुरू हो जाता है या लो होता है अपना नॉर्मल रेंज से, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। एक ये कंडीशन। द सेकंड वन इज
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन द लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो प्लेटलेट्स है वो जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स है उसका क्या काम है, उसका फंक्शन ये है कि स्टॉप द ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। लेकिन मलेरिया में क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स लो होना शुरू हो जाते हैं। ये दो चीज़ें डॉक्टर देखता है इन्हीं साइन सिम्टम्स के साथ, तो डॉक्टर रिलाय करता है कि शायद इसको जना मलेरिया हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बस नहीं है। सो द सेकंड थिंग इज RDT, यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक ICT मेथड कराया जाता है जो कि रैपिडली मतलब एक फास्ट डायग्नोजिंग है, और डॉक्टर उसका अगर सिंपल आ जाता है या पेशेंट आ जाता है और उसका हम जब टेस्ट करते हैं RDT करते हैं ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। और द थर्ड वन इज एलाइजा। ये भी एक डायग्नोजिंग का एक तरीक़ेकार है, एक डायग्नोजिंग का एक टाइप है जिससे हम क्या करते हैं, डायग्नोजिंग करते हैं, तशखीस करते हैं। फिर जो है ना PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी एक डायग्नोजिंग का हिस्सा है, इसी भी करते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो है ना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होते हैं। यही CBC या RDT वगैरह ICT मेथड पे जो ना मलेरिया को डायग्नोज किया जाता है। पी फिल्म जो थे मलेरियल जो पी फिल्म है यानी मार्फोलॉजी है, उसको अंडर माइक्रोस्कोपी देखा जाता है और उसके डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट शेप देखा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो तो उसका ब्लड लिया जाता है और उसका एक स्लाइड बनाया जाता है और उसको अंडर माइक्रोस्कोपी जो ना देख लिया जाता है डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट, तो ही और शी इज विल कंफर्म कि द पेशेंट हैव मलेरिया। तो ये मैंने आपको बताया कि एक मतलब एक डायग्नोजिंग है। और इसके साथ साथ फिर एक और चीज़ है कि मेडिकल हिस्ट्री। डायग्नोजिंग में एक चीज़ आती है कि मेडिकल हिस्ट्री। सो द डॉक्टर विल आस्क, जब एक पेशेंट आता है एक ट्रीटिंग फिजिशियन के पास आता है और द पेशेंट आस्क टू द डॉक्टर दैट आई हैव सम साइन एंड सिम्टम्स लाइक मलेरिया। सो डॉक्टर उसको करते हैं इंश्योर करने के लिए वो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और वो पूछगछ शुरू करते हैं मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से कि आप करीबी कोई ऐसी जगह पे ट्रेवल तो नहीं कर चुके हैं जहां पर मलेरिया बहुत कॉमन है। तो वो ये सवाल, ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है कि एक पेशेंट अगर एक ऐसी जगह पे जा चुका है, एक ऐसी जगह पे ट्रेवल कर चुका है कि जहां पर मलेरिया कॉमन हो, तो ये डॉक्टर वहां से भी उसको अंदाजा हो जाता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है। एंड उस फिजिकल एग्जामिनेशन भी एक है कि डॉक्टर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं अपेरेंटली, यानी फिजिकली उनको देखा जाता है और इसको या तो स्प्लीनोमेगेली होगा या इसको हेपेटोमेगेली होगा, यानी उसका जिगर थोड़ा सा बढ़ जाता है या एक्सप्लीन एक अर्गन है वो बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से वहां से भी पता लग जाता है। तो ये डायग्नोजिंग के बारे में हमने बात की कि मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सारी चीजें कराई जाता है टू कंफर्म अबाउट द मलेरिया। ये चीज हो गई। और द लास्ट वन इज प्रिवेंशन, कि नहीं इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। बहुत शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि द फर्स्ट वन स्लीपिंग अंडर मॉस्किटो नेट, यानी सबको चाहिए कि जहां पर लगे कि मलेरिया कोई अंदेशा है, ख़तरा है, तो स्लीपिंग अंडर मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और एक मॉस्किटो नेट में आप सो सकते हैं, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम मलेरिया। आप मलेरिया से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी मॉस्किटो से, मच्छर से अपने आप को बचा सकते हैं, तो मलेरिया नहीं होगा। द सेकंड वन इज स्टेगनेंट वाटर शुड बी अवॉइडेड। स्टेगनेंट वाटर उसको कहते हैं कि जहाँ पर एक पानी कड़ा हो और बैड स्मेल पानी हो, तो जो पानी मतलब जो तालाब वगैरह होते हैं और अपनी जगह जो मूव नहीं कर रहा, वो पानी उसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह से भी ये जितने भी मॉस्किटो है उसकी वजह से वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो स्टेगनेंट वाटर है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे अपने आप को बचाना चाहिए या उसको ख़त्म करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट। तो रिपेलेंट को यूज़ करना एक लोशन फॉर्म में होता है, पूरे बॉडी पर मलना चाहिए सोते वक्त, ताकि अपने आप को मॉस्किटो की बाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपने आप को बचाए, ताकि हमें मलेरिया ना लगे। एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज़ कवर योर बॉडी विथ प्रॉपर ड्रेस, यानी अपनी बॉडी को एक प्रॉपर ड्रेस के साथ कवर करे, अपने जो ना स्लीव्स को, अपने जो ना लोअर लिम्ब को, अपर लिम्ब को, सबको ढांपना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए। सो फिर क्या होगा कि हम जो ना मलेरिया से बच सकते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मलेरिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई मिस्टेक नज़र आ गया तो आई एम अपोलोजाइज्ड फॉर देट, मैं माजरत करता हूं, और आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।